ए सड़क तुम अब आई हो गांव, जब सारा गांव शहर जा चुका है। वेलकम, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अर्बनाइजेशन के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो आप अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में तो समझ ही सकते, लेकिन एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया भी आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए। अर्बनाइजेशन ये प्रोसेस होता क्या है? देखिए, पहली डेफिनेशन अगर मैं डिक्शनरी की तरफ जाऊं तो वो मुझे बेवकूफ बना देती है, क्योंकि ये कहती है कि अर्बनाइज होने के प्रोसेस को अर्बनाइजेशन कहते हैं। दिस इज नॉट रेलेवेंट। रेलेवेंस इज ऑफ द सेकंड डेफिनेशन। अर्बनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे प्रोपोर्शन ऑफ पीपल जो अर्बन एरियाज में रहते हैं वो बढ़ जाते हैं ओवरऑल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, और ये तीन तरीकों से हो सकता है। नंबर 1, इमिग्रेशन। लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया शिफ्ट होते हैं तो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन अपने आप बढ़ता जाएगा। दूसरा, अर्बन एरियाज एक्सपैंड होते हैं बाहर की तरफ। एक कोर सेंट्रल टाउन या सिटी से बाहर की तरफ एक्सपेंशन को प्लैंड और अनप्लैंड दोनों तरीके से किया जा सकता है। जब ये अनप्लैंड तरीके से होता है तो इसे आमतौर पे अर्बन स्प्रॉल बोला जाता है। तीसरा तरीका अर्बनाइजेशन का है किसी रूरल एरिया का शहर में बदल जाना, बिकॉज वहां पे वो सारी सुख सुविधाएं, फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो गया है जो आमतौर पे एक शहर में पाया जाता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ चुकी हैं। इंडस्ट्री और सर्विसेज वहां पे बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही हैं। बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज नॉन फार्म सेक्टर के अंदर अवेलेबल होती जा रही हैं। वहां पे बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, मार्केट्स हैं, और इसके अलावा वो सारी चीजें जो अर्बन एरियाज में मिलती हैं। दिस इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन ऑफ द थर्ड काइंड। अब ये अर्बनाइजेशन तीनों तरीकों से होते हुए इस वक्त हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है, लेकिन आज के लेक्चर में मैं अपॉर्चुनिटीज से ज्यादा चैलेंजेस के ऊपर फोकस करने वाला हूं। अगर यूनाइटेड नेशंस की माने तो इस वक्त अगली शताब्दी के लिए, अगली सदी के लिए 4 डेमोग्राफिक ट्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मेगा ट्रेंड्स की तरह समझने चाहिए। पहला, अर्बनाइजेशन का ट्रेंड। प्रीडोमिनेंटली दुनिया की पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहने लगी है और अर्बनाइजेशन एक्सपैंड होता जा रहा है। दूसरा, पॉपुलेशन ग्रोथ की जो ट्रेजेक्ट्री है वो भी अभी चढ़ाव पे ही है, असेंडिंग ही है, ऑल्दो बहुत सारे देशों और कॉन्टिनेंट्स में ये डिसेंड हो रही है। थर्ड, एजिंग। एजिंग एक समस्या है जो हर देश को कभी ना कभी झेलनी पड़ेगी। यूरोप और जापान में अभी से ये समस्या है। भारत में आगे आने वाले 20 सालों के बाद ये समस्या बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। और आखिरी है इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन अलग अलग रीजंस की वजह से बढ़ता चला जाएगा और ये मेगा ट्रेंड हमारे विश्व के फ्यूचर को अफेक्ट करेगा। अर्बनाइजेशन के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं जो पिछले साल मैंने बनाई थी, और उसमें मैंने बेसिक्स डिस्कस किए थे अर्बनाइजेशन के। इस वीडियो के बाद आप उसे जाके जरूर देखना। अर्बनाइजेशन स्लीपी क्लासेस अगर आप टाइप कर लोगे तो भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं लगवा दूंगा, वहां जाके उस वीडियो को देखना आफ्टर यू सी दिस वीडियो। सेकेंड चीज, हमारे टीचर्स डे ऑफर का आज आखिरी दिन है और रिस्पेक्ट कोड यूज करोगे तो 15% डिस्काउंट प्राप्त करोगे किसी भी स्लीपी क्लासेस के कोर्स के ऊपर। अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस की आज डिस्कशन है और बहुत ही स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करूंगा। अर्बनाइजेशन का पहला चैलेंज है ओवर अर्बनाइजेशन। जब अर्बन एरियाज अपनी कैपेसिटी से ज्यादा डेवलप कर जाते हैं तो उसे ओवर अर्बनाइजेशन कहा जाता है। इसका उदाहरण आपको गुजरात से मिल सकता है, जहां रिसेंटली वडोदरा, जो कि एक बहुत बड़ा शहर है, 3 से 4 दिन तक फ्लड्स के अंदर धंसा रहा। वहां पे बिजली, पानी कुछ भी नहीं आ पाया, बिकॉज बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स ओवरफ्लोन वाटर की वजह से काम नहीं कर पा रहे थे। विश्वामित्री रिवर ओवरफ्लो हो गई थी और उसका मेजर कारण माना जाता है अनप्लैंड ओवर अर्बनाइजेशन को, जहां फ्लड प्लेन वाले एरियाज में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन किया गया, ड्रेनेज पैटर्न्स को चेंज किया गया, स्लोप्स को ऑल्टर किया गया, जिसकी वजह से यह त्रासदी देखने को मिली। सेकेंड प्रॉब्लम इज हाउसिंग। लेटेस्ट डेटा जो सरकारी डेटा है वो ये कहता है कि 2017 तक तकरीबन 2 करोड़ हाउसेस की कमी भारत में देखने को मिलती है। वहीं दूसरी ओर 11 मिलियन यानी कि 1 करोड़ वेकेंट हाउसेस अर्बन एरियाज में है। दिस इज अ डिकोटमी, ये एक पैराडॉक्स है।
जहां पे एक तरफ बहुत सारे हाउसेस कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने बना रखे हैं और वो अनसोल्ड है, वहीं दूसरी ओर गैप है 18.78 मिलियन हाउसेस का। ऑल्दो दिस फिगर्स माइट हैव चेंज्ड, बट एक रफ आइडिया आपको यहां से लग जाता है। पुराने एरियाज की रेट्रोफिटिंग करने का टाइम आ गया है। बहुत सारे सिटीज इंडिया की ऐसी है जो 100, 150, 200 सालों से सेम ही इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोर ऑफ द सिटी के अंदर काम कर रही है। अब वहां पे रेट्रोफिटिंग कराने के लिए आपका जो अमृत एंड स्मार्ट सिटी मिशन दोनों के अंदर कंपोनेंट्स हैं और इसके ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी बड़ी प्रॉब्लम स्लम्स की है और स्लम्स के बारे में तो आगे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। 13.7 मिलियन स्लम हाउसहोल्ड्स हैं पूरे देश में और ये सेंसस 2011 की फिगर्स है, इसके बाद हो सकता है और भी बढ़ गए। तकरीबन 6.5 करोड़ लोग स्लम्स में रहते हैं भारत में। इट्स अ ह्यूज नंबर, ऑलमोस्ट 4% और 3% ऑफ द पॉपुलेशन। मोबिलिटी, चिल्ड्रन, ओल्ड और डिसेबल्ड के लिए जो शहर है वो अच्छे से डिजाइंड नहीं है। ओवर अर्बनाइजेशन और लैक ऑफ अर्बनाइजेशन ये दोनों देखे जा सकते हैं। पोल्यूशन, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, सॉलिड वेस्ट का पोल्यूशन हो, प्लास्टिक का पोल्यूशन हो, ये सब अर्बन एरियाज के साथ एसोसिएटेड हैं। अर्बन फ्लड्स, जिनके बारे में आगे मैं डिस्कस करने वाला हूं, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आगे मैंने जैसे मैंने आपको वडोदरा की एग्जांपल दी, एक तरफ फ्लड्स तो दूसरी तरफ वाटर क्राइसिस। बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली ऐसे शहर है जहां पे डे 0 अराइव हो चुका है, यानी कि ग्राउंड वाटर जिसके थ्रू पानी की सप्लाई जाती है वो खत्म हो जाता है और समर के मंथ्स के अंदर पानी को लेके मारामारी। व्हाइट कॉलर क्राइम्स सिटीज की एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां पे लॉ एनफोर्समेंट थोड़ा बेहतर तो है अर्बन एरियाज के रूरल एरियाज के मुकाबले, बट अलग किस्म के क्राइम्स यहां देखे जाते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, 42 मिलियन टन्स प्रोड्यूस होता है सॉलिड वेस्ट, जिसमें से सिर्फ 75% कलेक्ट होता है और जिसमें से सिर्फ 22% प्रोसेस्ड और ट्रीट होता है। अर्बन लोकल गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स जो आप पॉलिटी के अंदर पढ़ते हो, सोसाइटी की या समाज की प्रॉब्लम्स जैसे कि जॉइंट फैमिली के टाइज का इरोड होना, लोनलीनेस, अकेलापन, डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसीज होना, अलग टाइप्स ऑफ फैमिलीज और उनके साथ रिकंसिलिएशन ना होना जैसे लिव इन रिलेशनशिप्स, इनफॉर्मल इकोनॉमी का डेवलप होना, स्ट्रीट वेंडर्स, डोमेस्टिक हेल्प, हॉकर्स, और इनफॉर्मल होने की वजह से इनकी ओवर डिपेंडेंस होना अपॉन द मार्केट सिचुएशंस। जैसे कोविड लॉकडाउन लग जाए तो फिर इनका क्या होगा। ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट, अनदर मेजर प्रॉब्लम ऑफ बिग सिटीज इन इंडिया। ऐसा कहा जाता है कि बेंगलुरु में यदि आप बाय रोड कहीं जा रहे हो, उससे बेहतर है कि आप उस शहर से किसी ना किसी तरीके से फ्लाइट पकड़ के चले जाएं और दूसरे सिटीज में चले जाएं तो कम टाइम लगेगा। अब ऐसी चीजें अगर अर्बन एरियाज में हो रही हैं तो उनका एक पर्सपेक्टिव है सुधारने का, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, जिसको TOD कहा जाता है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का मतलब है कि लैंड यूज और ट्रांसपोर्ट प्लानिंग ये दोनों इकट्ठे होने चाहिए। लैंड यूज की प्लानिंग का मतलब कि कौन से एरिया में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स बनेंगे, कौन से एरिया में रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनेगी, कौन से एरिया में ओपन ग्रीन स्पेसेस या पार्क्स बनेंगे, कौन से एरिया में इंडस्ट्रीज बनेगी, ये प्लान्ड तरीके से हो, लेकिन प्लान का इंटीग्रेशन हो विद द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ये ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको लास्ट माइल से जितना नजदीक पहुंचा सके उतना बनना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इसके साथ नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट के चलने के रास्ते और पाथवेज डिजाइन होने चाहिए। ओपन ग्रीन और पब्लिक स्पेसेस को एक्सेस मिलना, हर 1 स्क्वायर किलोमीटर पे पर्टिकुलर एरियाज, पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स जो है, सिविक एमिनिटीज है, वो अवेलेबल होना, ये ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की निशानी है। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो कि अगर आपका एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लाइन चल रहा है, उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लाइन पे हर 1000 मीटर, हर किलोमीटर या हर 1.5 किलोमीटर पे आप उस एक के आसपास के एरिया की लैंड यूज पॉलिसी भी डिजाइन करोगे और वहां पे मिक्स्ड लैंड यूज होगा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पे सिर्फ फैक्ट्रीज हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पे सिर्फ स्कूल हैं।
और ऐसा नहीं होना चाहिए यहां पे सिर्फ मार्केट है। तो आप कोशिश ये करते हैं कि मिक्स्ड लैंड यूज प्रोवाइड करें और कोशिश करें कि जो आपका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है वो उसके थ्रू चलता है। लोगों को एनकरेज किया जाए कि वो नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। तो टीओडी इंक्रीजेस द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द स्टेशंस बाय क्रिएटिंग पेडेस्ट्रियन एंड नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि क्या आपको इंडिया में कोई ऐसी एग्जांपल्स पता है जो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के हिसाब से बनाई गई हैं। टीओडी लीड्स टू रिडक्शन इन ट्रैफिक कंजेशन, इट लीड्स टू मिटिगेशन ऑफ सब अर्बन स्प्रॉल, जो यूं ही स्प्रेड हो रही है शहर और अनप्लान्ड तरीके से स्प्रेड हो रहे हैं, उनको कॉम्पैक्ट रखने में ये काम करता है, क्योंकि ये सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटीज मिक्स्ड लैंड यूज के जरिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के आसपास ही प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा क्योंकि डाइवर्स लैंड यूज हो सकता है, वर्क प्लेस और एमिनिटीज का एक्सेस बेहतर हो सकता है, इसलिए आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा और अल्टीमेटली इकोनॉमिक और एनवायरमेंटली भी ये बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर आप ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स को इस तरीके से डिजाइन करते हो तो लोग कम प्राइवेट व्हीकल्स खरीदेंगे, कम पोल्यूशन करेंगे, कम एमिशंस होंगी और एनवायरमेंट और इकोनॉमिक बेनिफिट्स दोनों देखने को मिलेंगे। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की भारत में पॉलिसी भी है और इस पॉलिसी के यही टारगेट्स हैं जो मैंने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना, मिक्स्ड लैंड यूज का पैटर्न बनाना, डेंस रोड नेटवर्क बनाना, प्राइवेट व्हीकल्स की ओनरशिप को रिड्यूस करना, इंक्लूसिव हैबिटेबल कम्युनिटीज बनाना, अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना एंड सो ऑन। आप इसको याद कर सकते हैं और यदि आप मेंस 2024 लिख रहे हैं तब तो डेफिनेटली आपको याद करना चाहिए। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम जो अर्बन एरियाज में देखी जाती है वो है अर्बन फ्लड्स की। अर्बन फ्लड्स के बहुत सारे कॉजेज हैं। आप हाइड्रोलॉजिकल कॉजेज और मीटियोरोलॉजिकल कॉजेज को दो अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो और उसको सप्लीमेंट कर सकते हो विद एंथ्रोपोलॉजिकल कॉजेज। हाइड्रोलॉजिकल कॉजेज का मतलब है कि एक तरीके से जो आपका वाटर नेटवर्क्स हैं, जो पानी के बहाव का नेटवर्क्स रन करता है, अंडरग्राउंड वाटर की जो एक्विफर्स की कैपेसिटी है, इन सब की वजह से फ्लड्स आ जाना। देन मीटियोरोलॉजिकल का मतलब कि जितनी बारिश है, जितनी रेनफॉल है, उसके हिसाब से फ्लड्स का आ जाना। और तीसरा ह्यूमन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, अर्बनाइजेशन के तहत की गई अनप्लान्ड डेवलपमेंट, एनक्रोचमेंट ऑफ प्लांटेशंस एंड वेटलैंड्स, इन रीजंस की वजह से अर्बन फ्लड्स आ जाना। तो अगर आप एनडीएमए की बात मानेंगे, जो कि माननी चाहिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहती है कि अर्बन और रूरल फ्लडिंग में एक स्लाइट डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन की वजह से जो कैचमेंट एरियाज हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, यानी वो एरियाज जो पानी को अब्सॉर्ब कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से फ्लड्स की जो पीक है, पीक फ्लो है, और फ्लड्स का जो वॉल्यूम है, मतलब कितना पानी आता है और कितने लेवल्स तक पानी आता है, ये दोनों अर्बन एरिया में इंक्रीज हो जाते हैं। 1.8 to 8 टाइम्स फ्लड की पीक इंक्रीज हो जाती है, लेवल्स, एंड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है 6 गुना, जिसकी वजह से बहुत तेजी से, बहुत फास्ट बहाव से पानी आता है और सारी चीजों को बहा के ले जाता है। दूसरी वल्नरेबिलिटी की प्रॉब्लम यह है कि अर्बन एरिया ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, जिसकी वजह से नुकसान जो होता है वो ज्यादा होता है। रूरल एरियाज में पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है, घर दूर दूर, सेटलमेंट्स दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से लॉस ऑफ लाइव्स यहां पे ज्यादा है। अगर आप बात करेंगे कि एक मेजर कारण जो हमारी अर्बन फ्लड्स का है वो है नंबर ऑफ वाटर बॉडीज अक्रॉस द बोर्ड शहरों के अंदर कम है या ड्राई अप हो गए हैं या एनक्रोच कर लिए गए। एग्जाम्पल के तौर पे इस मैप से आप देख सकते हो, ये चेन्नई की एग्जाम्पल देता है। ये जो सर्कल में नंबर है 7 है ना, अब चेन्नई है तो 7 तो हो गई। सर्कल में जो नंबर है ये है नंबर ऑफ मेजर फ्लड इवेंट्स आफ्टर 2000, एंड जो ये इंडिकेट कर रहा है परसेंटेज, ये है लॉस इन वाटर बॉडीज ड्यू टू अर्बनाइजेशन। आप देखोगे कि चेन्नई में 50% वाटर बॉडीज का नुकसान देखने को मिला है, जिसकी वजह से साल 2000 के बाद से यहां 7 बार फ्लड जैसी कंडीशंस बनी है।
चेन्नई वही शहर है जहां पे गर्मियों में डे जीरो यानी कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है। इसका मतलब एंथ्रोपोलॉजिकल ह्यूमन मेड कारण ज्यादा फेवर कर रहे हैं, यहां पे ज्यादा काम कर रहे हैं अर्बन फ्लड्स के प्रति। तो क्लाइमेट चेंज एक रीजन है जिसकी वजह से लार्ज वेदर इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं जो पहले नहीं होते थे, अनप्रेसिडेंटेड हो रहे हैं। दूसरा, डिफॉरेस्टेशन और ग्रीन स्पेसेस का ना होना जिसकी वजह से वाटर एब्जॉर्प्शन कम होता है। सॉलिड वेस्ट और डेब्रिस की वजह से ड्रेन्स का चोक हो जाना, क्लॉग हो जाना। पुअर ड्रेनेज मैकेनिज्म या इनएडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम्स जो दिल्ली में भी देखे गए। पब्लिक अवेयरनेस और प्रिपेयर्डनेस की कमी, लोगों को जानकारी नहीं है हेल्पलाइन नंबर क्या है, लोगों को जानकारी नहीं है कि किसे इन्फॉर्म करना है यदि आपको लगता है कि अर्बन फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। एनक्रोचमेंट ऑफ नेचुरल ड्रेनेज चैनल्स एंड पुअर प्लानिंग, ये सारे रीजंस आप पढ़ सकते हैं जो आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ऑल्सो फ्लडिंग्स सीधा सीधा वाटर बॉडीज के डिसअपियरेंस के साथ जुड़ी हैं, ये बहुत सारी स्टडीज में दर्शाया गया है। और जिन एरियाज में ज्यादा वेटलैंड श्रिंक हुए हैं वहां पे फ्लड्स ज्यादा रेगुलरली देखे जाते हैं। अब अर्बन फ्लड्स को मैनेज करने के लिए भी इस फ्लो चार्ट के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे उन्हें मैनेज किया जा सकता है। एक तो अर्बन डिजाइन और प्लानिंग को वाटर सेंसिटिव बनाना होगा, यानी कि वाटर कैसे बहेगा, वाटरशेड एरियाज कहां कहां हैं, ड्रेनेज एरियाज कहां कहां हैं, कैचमेंट एरियाज कहां हैं, इस हिसाब से प्लानिंग करनी होगी। वेटलैंड्स का डेटाबेस बनाना होगा। अर्बन फ्लड्स को साइंटिफिक तरीके से मैनेज करना होगा, जैसे एम फ्लोज और सी फ्लोज ऐप लॉन्च की गई है टू गिव अर्ली वार्निंग्स। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगेन आराम से इत्मीनान से पीडीएफ से पढ़ लेना और अपने मेंस 2024 के अटेम्प्ट में इसे जरूर इस्तेमाल करना अगर पेपर दे रहे हो। लास्ट प्रॉब्लम दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज ऑफ स्लम्स। मैंने 10 पॉइंट बोले थे, मैंने बहुत पॉइंट डिस्कस कर लिए, प्लीज गो थ्रू द वीडियो वंस। स्लम्स के अंदर आपको पहले तो समझना होगा कि यूएन हैबिटेट की डेफिनेशन रट्टा मार लो। यूएन हैबिटेट कहता है स्लम वो एरिया है जहां पे ये 5 में से एक या एक से ज्यादा कोई भी चीज नहीं है। क्या क्या नहीं है? नंबर 1, ड्यूरेबल हाउसिंग नहीं है जो परमानेंट कहलाई जा सके, कच्चे मकान है। दूसरा, स्पेस नहीं है रहने की, मतलब एक कमरे में 3 से ज्यादा लोग अगर रह रहे हैं उसे स्लम कहा जाता है। इसका मतलब मेरे कॉलेज के हॉस्टल को जो मैं फर्स्ट ईयर में रहता था वो स्लम था? नहीं। इट मींस कि वो एंटायर हाउसिंग यूनिट ही 3 लोगों से ज्यादा को अकोमोडेट नहीं कर सकता है, वो तो एक रूम था। ठीक है। तीसरा, इजी एक्सेस टू सेफ वाटर इन सफिशिएंट अमाउंट एट अफोर्डेबल प्राइस, अगर ये ना हो सके। चौथा, एक्सेस टू एडिक्वेट सैनिटेशन नहीं हो और पब्लिक में टॉयलेट जाना पड़ रहा है। और आखिरी, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, इसका मतलब कि आपके पास कभी भी कोई चारा नहीं है, कोई भी आके आपको निकलवा सकता है घर से। आपके पास ना तो जमीन के कागज है, ना तो घर का रेंटल एग्रीमेंट है, और ना ही आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूव कर सके कि आप वहां के पक्के निवासी। इन 5 में से एक भी चीज अगर होती है तो उस एरिया को या उस सेटलमेंट को स्लम कहा जा सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकती। स्लम्स क्यों बनते हैं? अर्बनाइजेशन का डायरेक्ट आउटकम स्लम्स है। तो अनइवन डेवलपमेंट होने की वजह से, पॉपुलेशन के अनएक्सप्लेन्ड ग्रोथ की वजह से, लैंड प्राइसेस और रेंट्स के बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड होने की वजह से, अर्बन एरियाज में प्लानिंग की कमी होने की वजह से, और पॉलिटिकल विल टू एक्चुअली इरेडिकेट द इश्यूज ऑफ स्लम, नॉट इरेडिकेट द स्लम, इरेडिकेट द इश्यूज ऑफ स्लम, ये पॉलिटिकल विल की कमी की वजह से हम स्लम्स में 6.5 करोड़ भारतीयों को रहते हुए आज देखते हैं। योजना मैगजीन में साल 2019 में दिसंबर महीने में एक आर्टिकल आया था। उस आर्टिकल में से मैं कुछ पॉइंट्स उठा के लाया हूं और आप ये जरूर अपने आंसर्स में यूज करना, और अगर आंसर्स में नहीं यूज करना है तो सुन तो लीजिए, इंपॉर्टेंट तो है। पहला पॉइंट यहां बताया जाता है कि जितने भी ऑफिशियल सर्वेज होते हैं, चाहे वो सेंसस हो, चाहे वो और कोई सर्वे हो, जनरली वो अंडर काउंट करते हैं स्लम की पॉपुलेशन को। तो जो आपके पास ऑफिशियल एस्टिमेट है ना, ये अज्यूम कर लो कि उससे ज्यादा ही लोग स्लम्स में रहते होंगे। सेकेंड, हर सिटी के जो स्लम्स हैं उसमें अलग प्रकार के लिविंग कंडीशंस रहते हैं। पीपल्स नीड कैन वेरी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ दैट कंटिन्यूम। कहने का मतलब कि कई स्लम्स ऐसे हैं जो अपने आप में बहुत सेल्फ सफिशिएंट है, जैसे धारावी का स्लम है। अब वो इतना मेगा स्लम है कि उसके विद इन देयर आर ऑल्सो हिरार्कीज।
कि कोई एरिया अच्छा है, किसी एरिया में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन भी है, किसी एरिया में बिल्कुल कुछ नहीं। तो देयर इज अ कंटिन्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ लिविंग कंडीशंस। कुछ स्लम्स में पानी आता है, कुछ स्लम्स में पानी नहीं आता है, कुछ स्लम्स में बिजली आती है, कुछ स्लम्स में बिजली नहीं आती, कुछ स्लम्स में टीवी लगे हुए हैं, कुछ में नहीं। तो इसका मतलब हर एक स्लम को सिर्फ 4-5 पैमानों से, कैरेक्टरिस्टिक से डिफाइन करना गलत है। तीसरी बात, ट्रेडिशनल सर्वे मेथड्स जो हैं, जो अर्लियर लोगों से पूछ के और टेक्नोलॉजी का कम इस्तेमाल करके आप स्लम्स का एरिया डिफाइन करते थे, वो अब सही नहीं है, काम के नहीं है। सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन पिक्चर्स के थ्रू अब आपको स्लम्स को मॉनिटर करना होगा। ऑल्सो द आर्टिकल टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग स्लम्स। वन मिसकंसेप्शन वाज कि अगर आपको कहीं से ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो उस स्लम के एरिया को बेसिक सर्विसेज नहीं मिल सकती, जैसे बिजली, पानी, है ना, ये सब नहीं मिल सकता है। जबकि स्लम रेजिडेंट्स को थियोरेटिकली सारी म्युनिसिपल सर्विसेज मिलनी चाहिए, जैसे गार्बेज पिकअप, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, सीवरेज, इंटरनल रोड, स्ट्रीट लाइटिंग। ठीक है, तो थ्योरेटिकली तो जब तक किसी एरिया को स्लम नोटिफाई नहीं किया जाता है, उसे एरिया की लिमिट्स का पार्ट नहीं माना जाता है, ये सब नहीं होता है। बट एक्चुअल में ये सब बन रहा है। क्योंकि ये बन रहा है, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर कि स्लम खत्म नहीं हो रहे, क्योंकि लोगों के पास इंसेंटिव नहीं है स्लम से मूव आउट करने का। वो लो कॉस्ट लिविंग भी रह रहे हैं और उनको कुछ ना कुछ छोटी छोटी फैसिलिटीज जो जीने के लिए चाहिए, बेसिक सी, वो मिल जाती हैं। मिसकंसेप्शन एक और है, अगर आपके पास प्रॉपर्टी टाइटल के कागजात नहीं है तो आप प्रॉपर्टीज को सेल परचेज नहीं कर पाते हो। अब थ्योरेटिकली तो ये सही है, स्लम एरियाज की प्रॉपर्टी के कागजात अगर आपके पास नहीं है तो आप सेल परचेज नहीं करते हो। बट एक्चुअल में, प्रैक्टिस में ये हो रहा है। पीपल आर एक्चुअली सेलिंग, ट्रांजैक्टिंग, बाइंग प्रॉपर्टीज दैट आर इनफॉर्मल। इनके ऊपर टैक्स नहीं पे किए जा रहा है, म्युनिसिपैलिटी का टैक्स नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से म्युनिसिपैलिटी को नुकसान। Also, there is a misconception regarding the nature of slums, that these are temporary halting points. रूरल माइग्रेंट्स आते हैं, 2-3 महीने के लिए स्लम में रहते हैं, क्योंकि आते ही उनको घर नहीं मिलता है, आते ही नौकरी नहीं मिलती, और 2-3 साल बाद, 2-3 महीने बाद चले जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग जनरेशन से स्लम्स में रह रहे हैं, जनरेशन से स्लम। इसका मतलब उनकी सोशल मोबिलिटी नहीं हो पा रही। एक्चुअली स्लम्स आर अ एरिया ऑफ स्टेसिस, स्टक इन प्लेसिडनेस। आप हाउस होल्ड को देख लो, नेबरहुड को देख लो, जनरेशंस वहां रह रही हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। और इसीलिए सस्टेनेबल स्लम रीडेवलपमेंट के सजेशंस यहां पे दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर भी एक कंपोनेंट जो है अर्बन वाले में, वो इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट का कंपोनेंट है, जिसमें प्राइवेट मेंबर्स के साथ पार्टनरशिप में स्लम एरियाज में अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स बनाए जाएंगे। बट जनरली ये होता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स के साथ आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करते हो। बिजली, पानी, गैस का कनेक्शन लेने खुद से स्ट्रगल करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो लोग रेंट पे चढ़ा देते हैं और स्लम में ही रहते उस एरिया की रेंटल इनकम को इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ घर देने से कुछ नहीं होगा, एक होलिस्टिक सस्टेनेबल स्लम रीडेवलपमेंट प्लान चाहिए, जिसमें लोकल नीड्स के हिसाब से वो मॉडल बने, डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स क्रिएट हो, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी और माइक्रो फाइनेंसिंग, ये सारे मेजर्स आप इस्तेमाल करें। और प्लीज इस जो कंटेंट है, इस कंटेंट का इस्तेमाल कीजिएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर मैं समाप्त करता हूं। आई होप आपको कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी। यदि आप चाहते हैं कि और टॉपिक्स पे मैं डिस्कशन करूं, खासतौर पे मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन करूं, तो कमेंट में मेंस 2025 लिखिएगा, 4 मत लिखिएगा, मेंस 2025। धन्यवाद।